दुनिया में हर कोई इस चीज़ के पीछे भागता है, पैसा। आखिर क्यों ना भागे इस चीज़ के पीछे? ये जो आपने आज घड़ी पहनी हुई है, जो कपड़े पहनते हैं और जो अपनी एक एक छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, वो पैसों से ही तो पूरी होती है। आखिर आपको भी पता है ये पैसे की तख्लीक में इंसानों को सदियाँ लग गई। तो चलें मैं आपको ले जाऊं सदियाँ पहले, जहां इंसान का मकसद सिर्फ पेट पालना था। उनका कभी जहन इस तरफ गया ही नहीं। उस जमाने में बहुत से कबीले थे, वो लोग वही चीज़ खाते थे जो वो पकड़ते थे। फिर कहानी में आया अकबर। अकबर ने कहा कि यार मैं अगर हंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ तो क्यों ना मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ और उसके बदले बाकी चीज़ें ले लूँ। तो उसने बहुत तेज़ी से बहुत सारा गोश्त अपने पास जमा किया, फिर निकल पड़ा सड़कों पे। और उसे एक बंदा मिला जिसको गोश्त की बहुत सख्त ज़रूरत थी, और उसने उससे कहा कि क्यों ना तुम मुझे चंद आटे की बोरियां दे दो और मुझसे ये गोश्त ले लो। जिससे बार्टर सिस्टम का आगाज़ हुआ, जिसका खुलासा ये है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। सुनने से बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसी निज़ाम से तिजारत का आगाज़ हुआ। पर मसला ये था कि आप ये नहीं पता कर सकते किसने किसको कितना दिया, कम दिया या ज़्यादा दिया। जैसे कि अकबर ने एक बड़े से गोश्त के पीस के बदले चंद आटे की बोरियों का सौदा कर लिया। अब इसमें नुकसान में कौन, किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान, आप ये पता नहीं कर सकते। कोई डेफिनेटिव वैल्यू पता नहीं होती जिससे आप मेजर कर सकें। गुजरते वक्त के साथ अकबर के औजार पर जंग लग गया। कुछ औजार ख़राब हो गए तो कुछ टूट गए। फिर अकबर एक बड़ी गाय का गोश्त लेके फिर से सड़कों पे गया और एक लोहार के पास जाके रुका। उसने बोला कि मुझे नए औजार दे दो। जिसके बदले लोहार ने वो गोश्त मांगा। लेकिन लोहार के जहन में एक सवाल आया कि मैं इतने सारे गोश्त का करूँगा क्या? ना तो मैं एक दिन में इसे खा सकता हूँ, पर ज़्यादा दिन में इसे रख भी तो नहीं सकता, क्योंकि उस ज़माने में फ्रिज नहीं थे। जिस पे अकबर ने बड़े सोच समझ के एक मशवरा दिया कि क्यों ना मैं तुम्हें एक एक दिन थोड़ा थोड़ा गोश्त दे देता हूँ, एक हफ्ते तक, जिससे तुम्हें हर दिन हस्बे ज़रूरत तुम्हें गोश्त मिल जाएगा। और फिर बार्टर सिस्टम में उधार का जन्म हुआ। मसला तब आया जब ये उधार का सिस्टम बड़े पैमाने पर होने लगा तो ये फेल हो गया, क्योंकि इसमें कोई अश्योरिटी नहीं थी। सिर्फ ज़बान के भरोसे पे एक दूसरे को उधार दिया जा रहा था। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और अकबर के इस निज़ाम से लोग मुतासिर होने लगे, और एक वक्त आया अकबर बहुत अमीर बन गया और लोगों ने उसे अपने कबीले का सरदार बना दिया। अकबर के पास बहुत से औजार, घोड़े, ऊँट, अनाज और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। मगर क्या अकबर बहुत लंबे अरसे तक इसको रख सकता था? नहीं, क्योंकि घोड़े बीमारी का शिकार हो सकते हैं, औजार जंग का शिकार हो सकते हैं, अनाज ख़राब हो सकता है। इस सिस्टम का मसला ये था कि मालियत लंबे अरसे तक टिकती नहीं थी। एक बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मालियत जमा की और वो टिक ही नहीं सके, तो फ़ायदा उस मालियत का। फिर चंद सदियों बाद लोगों का शऊर बढ़ा और उन्होंने तिजारत को एक नया मोड़ दिया। सिक्कों का वजूद हुआ, जो कि सोने और चांदी के एक मिक्सचर से बने हुए थे, जो कि उस ज़माने में तो बड़े अच्छे थे। और उससे तिजारत का एक नया दस्तूर शुरू हुआ और तिजारत पूरी तरीके से बदल गई। अब किसी को कोई भी सामान लेना होता था तो वो सिक्के देता था और उसके बदले वो सामान ले लेता था। पहले की तरह नहीं कि सामान के बदले सामान, अब सिक्कों के बदले सामान लिया जाता था। और जैसे जैसे लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया तो उसने एक करेंसी की शक्ल इख्तियार कर ली। इस सिस्टम में एक खामी थी कि सामान से महंगे तो सिक्के थे। जैसे आप एक रोटी लेने के लिए चंद सिक्के दे रहे हो, तो सिक्कों की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा थी उस रोटी के मुकाबले। इस चीज़ को मैं ऐसे समझाऊँ कि आप मार्केट में गए और आपको 800 रुपये का सामान चाहिए और आपके पास नोट 1000 रुपये की है। अब आपको 200 रुपये वापसी मिलने चाहिए बनस्बत, लेकिन उस ज़माने में तो दिनार होते थे। अब इस सूरत में आपको पैसे वापसी कैसे मिलेंगे? आधा दिनार तो होता नहीं था, या तो वो आपको दिनार काट के नहीं देगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो होता ये था कि दुकानें अपनी चीज़ों को वैल्यू दिनार के हिसाब से करती थी, और जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशन का स्टेडी राइज हम लोगों ने देखा उस ज़माने में, बिना किसी रीज़न के, सिर्फ दिनार की वजह से। अब इससे दूसरा मसला ये खड़ा हुआ, लोगों ने चालाकी का इज़हार किया और
सिक्कों को तराशना शुरू किया। अब एक बंदे के पास 10 सिक्के थे, उसने 10 सिक्कों को थोड़ा थोड़ा तराशा और 11वां सिक्का ईजाद कर दिया। अब थोड़े थोड़ा सिक्का तराशा, और इससे जब वो दुकान के पास गया तो दुकान वाले को पता भी नहीं चला कि कितना सिक्का किस में से तराशा गया था। इस तरीके से नए नए कॉइन्स लोगों ने बना दिए उसी कॉइन में से जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे। तीसरा मसला ये आया कि सोने और चांदी की मिकदार दुनिया में बहुत कम है, ये बहुत नायाब चीज़ें मानी जाती हैं। अब बढ़ती आबादी के साथ आबादी को सोने और चांदी के सिक्के चाहिए तो, लेकिन अब वो ले कहाँ से? क्योंकि मार्केट में इतनी आसानी से सोने और चांदी के सिक्के बनाए थोड़े ना जा सकते हैं। ये रातों रात का काम नहीं है कि एक सोने और चांदी का सिक्का तैयार कर दिया। इसके लिए पहले खदान ढूंढी जाती है, फिर उसको बनाया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करा जाता है, फिर जाके एक सिक्का वजूद में आता है। ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। तो उससे हुआ क्या कि सिक्कों की डिमांड बढ़ गई। अब आपको चीज़ें चाहिए तो सही, लेकिन आपके पास सिक्के ही नहीं है लेने के, तो आप किस तरीके से लेंगे? तो ये मसला आया उस ज़माने के अंदर। खैर, मार्केट में तब्दीली आती रही और नए नए सिक्के वजूद में आए, कभी तांबे के तो कभी पीतल के। फिर एक वक्त आया, गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है और कोई भी निज़ाम बगैर सेंट्रल अथॉरिटी के नहीं चल सकता। चाहे वो एक हुकूमत का निज़ाम हो, चाहे वो कोई भी निज़ाम हो, बगैर सेंट्रल अथॉरिटी के नहीं चल सकता। तो इस सिस्टम को भी सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने बैंक नोट का इंतखाब किया, जिसको लोगों ने नापसंद किया। फिर गवर्नमेंट ने एतमाद दिलाने के लिए ये कहा कि जितना आपके पास नोट होगा हम उसके बदले आपको सोना देंगे उतने ही ग्राम का। जिससे हुआ क्या कि एक अश्योरिटी आ गई। उस अश्योरिटी से लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने इस पर खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। अब जब खरीदो फरोख्त शुरू हो गई तो हर बंदे को इसकी ज़रूरत आ गई। लोग आहिस्ता 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 सिक्कों से ट्रांसफ़र होने लग गए बैंक नोट्स पे। आज आप देख रहे होंगे कि बैंक नोट्स ही ने सिक्कों पे राज कर लिया। सिक्के बहुत कम होते गए होते गए होते गए और फिर उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई। वो अब आपको बहुत ही कम दिखेंगे, बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई। अब आप ये देख रहे हैं जो हमारे सामने कैमरा है, इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। अभी कैसे? ये पैसे के ऊपर जो आप लोग यूनिट देख रहे हैं, 1000 रुपये, 50,000 रुपये, इससे इस कैमरे की प्राइस पता की गई है। जैसे आप अपनी सेविंग करते हैं, उसमें आप बोलते हैं कि मैंने 10,000 रुपये की सेविंग की, 20,000 रुपये की सेविंग की। ये आपको कैसे पता? ये यूनिट आपके पास कहाँ से आया? ये पैसे से आया। आप पैसे से बआसानी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। आप उसको आसानी से लेके जा सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर, जैसे कि आप लेके घूमते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक नोट है, आपने वॉलेट में रखी और जब आपको मार्केट में ज़रूरत हुई आपने वो दी और उसके बदले सामान ले लिया। तो बहुत ईजी हो जाता है इससे। फिर इसमें उधार की लेन देन भी बड़ी आसान हो जाती है। आपने किसी को 1000 रुपये दिए तो आपको पता है आपको उससे 1000 रुपये ही वापसी लेना है। आपको एक यूनिट पता चल गया। आपको अगर उस पर इंटरेस्ट लगाना है तो आपको ये बात पता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा तो मुझे कितनी अमाउंट वापसी मिलेगी, क्योंकि एक यूनिट आ गया। तो उधार की लेन देन बड़ी ही आसान हो जाती है पैसे से। अब सवाल ये आया कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से की जाए, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से किस तरीके से तिजारत करी जाए, क्योंकि सबकी करेंसी डिफरेंट है। चाइना की अलग करेंसी है, पाकिस्तान के लिए रुपीज़ है, अमेरिका के लिए डॉलर है, सबकी करेंसी डिफरेंट है। तो इसको किस तरीके से हम लोग वैल्यू कर सकें, इसका बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन था। हर करेंसी बैक बाय गोल्ड रिजर्व थी। तो अब 1000 रुपये के बदले 1 तोला सोना मिल रहा है और दूसरी तरफ $100 के बदले 1 तोला सोना मिल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हर एक डॉलर को पाने के लिए हमें 10 रुपये देने पड़ेंगे, जिससे एक करेंसी एक्सचेंज सिस्टम वजूद में आया और ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो गई। पहली जंग अजीम के बाद यूके के सारे फंड्स जंग में लग गए थे, जिससे उनके फंड्स ख़त्म होने लगे और फिर वही होना था जिसका सबको डर था। यूके ने बोला कि मेरी करेंसी गोल्ड रिजर्व से बैक नहीं होगी और उन्होंने अपनी करेंसी छापना शुरू कर दी, जिससे हुआ क्या? इन्फ्लेशन। करेंसी की सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई, करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो गई, डिटोरिएट हो गई और इन्फ्लेशन आया। फिर 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यह तय हुआ कि डॉलर तो बैक बाय गोल्ड रिजर्व था और बाकी करेंसीज भी डॉलर से बैक्ड होना शुरू हो जाएंगी। ये प्रपोज हुआ। फिर दूसरे जंग अजीम के अंदर हमने देखा कि अमेरिका ने बेतहाशा पैसा बहाया। उसने बहुत सारे वेपन्स खरीदे, बहुत सारी चीज़ें की, जिससे उसका पैसे ख़त्म होने लगा, उसका रिजर्व ख़त्म होने लगा। फिर आखिरकार एक वक्त आया 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन ने ये प्रपोज़ किया कि अब डॉलर गोल्ड रिजर्व से बैक नहीं होगा, डॉलर खुद एक रिजर्व करेंसी बन जाएगा। to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. फिएट करेंसी का इंतखाब हुआ दुनिया के अंदर। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो
किसी भी फिजिकल कमोडिटी से बैक बाय नहीं होती, ना वो गोल्ड से होती है, ना वो सिल्वर से होती है। वो डिमांड और सप्लाई से बैक्ड होती है। मतलब लोग उसकी प्राइस तय करते हैं, ना कि कोई और। लोग ही उसकी प्राइस तय करते हैं डिमांड और सप्लाई के तहत। आपके जहन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि आजकल की जो क्रिप्टो करेंसी है, क्या ये भी किसी के पीछे बैक्ड है या नहीं? ये जो बैंक्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, और ये तिजारत का निज़ाम किस तरीके से आगे और बढ़ा, और इसके आगे क्या आसार हैं कि वो किस तरीके से बदलेगा? तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ग्रेट स्टूडेंट।